हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 15 जून 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम इंडिया कैनेडा रिलेशंस। कैनेडा टाइज ट्रेड Iran Israel clash in focus as PM leaves for थ्री नेशन टूर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये 3 कंट्रीज की विजिट पे निकल गए और ये विजिट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की पहली फॉरेन विजिट है। तो इस फॉरेन विजिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर 3 कंट्रीज को विजिट करेंगे। Three country will be visited by our prime minister: Canada, Cyprus and Croatia। ये 3 कंट्री हैं, साइप्रस, कनाडा एंड क्रोएशिया। इन तीनों देशों की विजिट पे जाने का अपना एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ नए डायमेंशंस ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है ना, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में जो अदर कंट्रीज का इंटरफेरेंस है उसको बैलेंस आउट किया जाएगा इस फॉरेन विजिट में। ठीक है, तो अपनी विजिट के पहले स्टेप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएंगे साइप्रस। अब क्यों जाएंगे साइप्रस, और ये कहाँ है ये साइप्रस, कितना बड़ा कंट्री है, और क्यों अचानक से ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसके लिए हमें साइप्रस की जियोपॉलिटिकल लोकेशन को समझना पड़ेगा। This is Cyprus. This is Cyprus. साइप्रस, इसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस भी बोला जाता है, और ये वेस्ट एशिया में एक कंट्री है। ठीक है, जियोग्राफिकली तो ये वेस्ट एशिया में है, बट अपने कल्चर के कारण, अपनी लैंग्वेज के कारण इसे काउंट किया जाता है यूरोप में। ठीक है, तो ऑफिशियली ये यूरोप का पार्ट है, बट टेक्निकली जियोग्राफिकली ये वेस्ट एशिया का पार्ट है। तो हम इसे क्योंकि ऑफिशियली ये खुद को यूरोप में कंसीडर करते हैं, इसके अलावा ये कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है, तो हम इसे यूरोप में ही कंसीडर करेंगे। क्यों विजिट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस कंट्री को अचानक से? ठीक है, और ये जो कंट्री है यहाँ पे बहुत कमी जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। लास्ट टाइम जो हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर गए थे 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इससे पहले 2022 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी इस कंट्री की विजिट पे गए थे। ठीक है, तो क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री की विजिट पे जा रहे हैं? क्यों इतना छोटा सा कंट्री इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली इतना इंपॉर्टेंट हो गया? ठीक है, एक्चुअली देखो, जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जब इंडिया पाकिस्तान का एज बी नो हमारे पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हमने किया। जो टेररिस्ट साइट थी, टेररिस्ट कैंप थे पाकिस्तान में, उनको हमने टारगेट करने की कोशिश की, जिसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरिया में ड्रोन भेजे। कामाकाजी ड्रोन ना भेजे जा रहे थे। कामाकाजी ड्रोन बेसिकली सुसाइड ड्रोन को बोला जाता है। अब इंडिया एकदम से शॉक में था कि पाकिस्तान के पास इतने सारे कामाकाजी ड्रोन आए कहां से। बाद में इंडिया ने आइडेंटिफाई किए कि ये जो ड्रोन्स हैं वो टर्की से भेजे गए थे। ठीक है, इंडिया इसी चीज को लेके फ्यूरियस है टर्की के ऊपर कि हमारा बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है, हमने किसी पार्टी से हेल्प नहीं मांगी, एंड आपके हमारे साथ इतने बुरे रिलेशन भी नहीं है ना। एज वी नो, लास्ट ईयर जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया वो फर्स्ट
वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने वहां पे रिलीफ एंड एड भेजी थी, और हमने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी थी, हमने एनडीआरएफ की टीमें वहां पे डिप्लॉय कर दी थी। तो हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन टर्की के साथ थी नहीं कि वो इस तरह का डायरेक्ट सपोर्ट करेगा। टर्की सिर्फ यहां पर नहीं रुका, ड्रोन बेचने तक नहीं रुका, है ना। टर्की ने इन ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए अपने ऑपरेटर भी भेजे। ठीक है, इसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि अब टर्की को उसकी लैंग्वेज में जवाब देने का टाइम आ गया, बिकॉज हमने हेल्प करके देख ली, हमने अर्थक्वेक के टाइम पे, है ना, हेल्प भेजी, हम बहुत सारा राशन वगैरह वहां पे भेजते रहते हैं, हमारी जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई है टर्की की मैक्सिमम वो इंडिया से जाती है। बट इतना सब कुछ होने के बाद, इतने कूल एंड काम रिलेशन होने के बाद, पाकिस्तान की ये हेल्प, ठीक है, इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। दैट इज वाई इंडिया ने डिसाइड किया कि अब ये जो टर्की है ना, इसको इसी की लैंग्वेज में जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और इसको इसकी लैंग्वेज में जवाब कैसे दिया जाएगा, तो वो जवाब ही है, वही रिस्पॉन्स है साइप्रस। एक्चुअली जो साइप्रस है, यहां ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको टर्की मिलेगी। तो टर्की और साइप्रस के बीच में वैसा ही कॉन्फ्लिक्ट है जैसा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आप कह सकते हो कि जो साइप्रस है वो टर्की का इंडिया है, या जो साइप्रस है वो टर्की का पाकिस्तान है, वाइस वर्सा, बिकॉज सेम कॉन्फ्लिक्ट है। एक आइलैंड बेस्ड कंट्री है ये मेडिटेरेनियन सी में, जिसको टर्की क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है, हमारा पार्ट हुआ करता था हिस्टोरिकली। साइप्रस जैसा कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये जो सारा का सारा लैंड है वो हमें बिलोंग करता है। 1974 में टर्की ने इन्वेड किया साइप्रस को, और ये जो येलो एरिया है ये कब्जा लिया। इसके बाद यहाँ यूएन पीस कीपर गए, ये जो ग्रे जोन में आपको दिख रहे हैं ये यूएन पीस कीपर है, और एक बाउंड्री लाइन इनके बीच में बना दी। ठीक है, तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, टसल है, वो इस एरिया को लेके है। साइप्रस कह रहा है कि ये हमारा पार्ट है ना, टर्की कह रहा है ये तो हमारा पार्ट है ही है ना, इसके साथ में जो रिमेनिंग साइप्रस आइलैंड का पार्ट है वो भी हमारा पार्ट है। तो ऐसे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की साइप्रस विजिट, है ना, टर्की के लिए एक बिफिटिंग रिप्लाई हो सकती है ना, बिकॉज अगर आप हमारे कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर करोगे, है ना, उसी तरह क्या करेंगे हम भी आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है उनमें इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, और जब सिचुएशन सेम हो ना, तो फिर नैले पे दहला हो जाता है ना। अब टर्की को पता चलेगा कि किस तरह से किसी कंट्री के जो बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसमें अपना फायदा देखने का जो है ना रिजल्ट है वो एक्चुअली होता क्या है। तो इसी डिप्लोमेटिक मूव के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे रहेंगे साइप्रस की। संडे को, है ना, जो उनकी जो विजिट है, जो 3 कंट्रीज की जो विजिट है, उसका पहला स्टेप साइप्रस होगा। ठीक है, साइप्रस की लोकेशन हम जान ही चुके हैं, आइलैंड बेसिक कंट्री है, जियोग्राफिकली वेस्ट एशिया में है, और डिप्लोमेटिकली आपके यूरोप में आता है। इसकी जो कैपिटल है वो निकोशिया है। करेंसी यहाँ पे यूरो इस्तेमाल होती है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है निकोशिया, यूरो। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती है, एक तो ग्रीक बोली जाती है और दूसरी टर्किश बोली जाती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट हमने डिस्कस कर ही लिया है ना, और इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, मेडिटेरेनियन सी में है। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो ऊपर आपको टर्की देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको लेबनान देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, और ऊपर जो कोर यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो साइप्रस मेडिटेरेनियन सी का तीसरा सबसे पॉपुलस आइलैंड माना जाता है आफ्टर सिसिली एंड सार्डिनिया। यहाँ पे सिसिली, ये जो इटली है, यहाँ पे सिसिली और सार्डिनिया आइलैंड है। ठीक है, इटली के ही पार्ट है ना। इसके बाद ना ये तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है, तो ये साइप्रस है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा डिप्लोमेसी में कुछ बातें खुल के नहीं कही जाती हैं। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है, साइप्रस विजिट है, उसका पर्पज क्या बताया गया है कि जो आईमैक है उसको बूस्टअप करना। आईमैक क्या है आगे हम जानेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो विजिट पे रहेंगे कनाडा की। ठीक है, और कनाडा को क्यों विजिट कर रहे हैं, अभी हमने बहुत सारा न्यूज पेपर में पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं G7, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7
7 कंट्री का एक ग्रुप है, इसकी जो मीटिंग है उसको अटेंड करनी है। हालांकि जो G7 है उसका पार्ट अभी इंडिया नहीं है, बट इंडिया को हर साल है ना पिछले 6-7 सालों से कॉन्टिन्यूसली इन्वाइट किया जा रहा है और इंडिया इसमें पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसी समिट को अटेंड करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कनाडा। ठीक है, इंडिया कनाडा रिलेशन अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है, बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, है ना। तो जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट यहाँ पे इनवाइट किया गया तो कनाडा में भी बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ कि एक ऐसा कंट्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलेट करता है, आप उसे क्यों इनवाइट कर रहे हो, है ना। तो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है माइक कार्नी, उन्होंने आर्गुमेंट दिए कि इंडिया दुनिया की 5th है ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो 4th हो गई है, तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऐसे में इंडिया को इग्नोर करके G7 को इमेजिन नहीं किया जा सकता है। दैट इज वाई हमें क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, G7, इस बार का G7 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारे इशू इसमें उठाए जाएंगे, खास करके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो इशू रेज किए जाएंगे। तो मेन इशू जो होगा वो पाकिस्तान होगा, और पाकिस्तान को हम डायरेक्टली बहस नहीं करेंगे वहां पे, हम सोफिस्टिकेटेड तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे इन द नेम ऑफ, है ना, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एट एवरी स्टॉप इंक्लूडिंग होल्डिंग पाकिस्तान अकाउंटेबल एट यूनाइटेड नेशन FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, मेन एजेंडा क्या है ना, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में अकाउंटेबल बनाना और इसके साथ ही FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाना। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिशियली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने अनाउंस किए हैं कुछ इश्यूज जो डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंक्लूडिंग एनर्जी सिक्योरिटी पे बात होगी, टेक्नोलॉजी पे बात होगी, इनोवेशन पे बात होगी, AI एनर्जी नेक्सस पे बात होगी, क्वांटम रिलेटेड इश्यूज पे बात होगी। ठीक है, तो ये तो सोफिस्टिकेटेड इशू हो गए। इसके अलावा कुछ और इशू भी रहेंगे जो पूरे साल, है ना, बर्निंग इश्यूज रहे हैं एंड रिसेंटली भी बहुत एक्सटेंसिवली न्यूज़पेपर्स में कवर किए जाते रहे हैं और वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा भी इनका जिक्र किया जाता रहा है ना। इनमें से रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं पूरी दुनिया पे, उसको लेकर भी बात होने वाली है। और यही जो इशू है, टैरिफ का इशू है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो मीटिंग है G7 की बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाली है, क्योंकि कनाडा पे भी टैरिफ लगाए हुए हैं, जो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उन पर भी USA ने हैवी सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो देयर आर फ्यू चांसेस कि ये मीटिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने जा रही है। बट हाँ, G7 का एक अपना इम्पैक्ट है ना, क्योंकि G7 क्या है, G7 ग्रुप ऑफ 7, दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। 1975 में इसको बनाया गया था। ठीक है, कौन कौन कंट्री इसके पार्टनर है, US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड UK। ठीक है, शुरू में G6 हुआ करता था, 1976 में इसे कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया, तो अब ये G7 हो चुका है। तो कुल मिला के इसके 7 मेंबर हो चुके हैं। यूरोपियन मेंबर, जो यूरोपियन यूनियन है वो एक मेंबर नहीं है ना, बट इसका रिप्रेजेंटेशन तो इसमें रहता है। ठीक है, और एम एंड ऑब्जेक्टिव इन्होंने बहुत सारे बताए थे, बट मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव G7 का यही था कि जो वेस्टर्न अलाइज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या उनके अलाइज हैं, उनका डोमिनेंस, उनकी इकोनॉमीज का डोमिनेंस पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश करना G7 का मेन पर्पज हुआ करता था। ठीक है, आज भी वही है। ठीक है, तो इसका कोई हेड या हेडक्वार्टर तो है नहीं, है ना, रोटेटिंग, जिस कंट्री में इसका समिट होता है वहीं इसका हेड होता है और वहीं इसका हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तीसरा जो कंट्री विजिट करने वाले हैं वो कंट्री है क्रोएशिया। क्रोएशिया कहाँ है, क्रोएशिया, और क्यों क्रोएशिया को विजिट कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर? तो क्रोएशिया यूरोप में एक कंट्री है, ये रहा ग्रीन, इसकी कैपिटल जैग्रेब है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे क्रोएशियन बोली जाती है। पॉपुलेशन 38.6 लाख की है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जोरान मिलांकोविक हैं और प्राइम मिनिस्टर एंड्रेज प्लैंकोविक हैं। ठीक है, यूरोप में है ये कंट्री। इसके नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न साइड पे हंगरी मिलेगा आपको देखने को, और नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड पे स्लोवानिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर
सदर्न एरिया में आ जाओगे तो आपको सरजीवो जैसे कंट्री, बोस्निया जैसे कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ एड्रियाटिक सी देखने को मिल जाएगा जो मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है। अब इससे विजिट क्यों कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर? क्रोएशिया को विजिट करने के पीछे जो रीजन मेन हमारे प्राइम मिनिस्टर का है वो है आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, क्या है ये कॉरिडोर? ये रहा आईमैक। ठीक है, एक कॉरिडोर प्रपोज किया गया 2023 में जो इंडिया के मुंबई से स्टार्ट होगा और मुंबई से होते हुए यूएई, बाया यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, है ना, एंड ग्रीस होते हुए यूरोप में डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यानी कि आईमैक का जो मेन टारगेट है वो इंडिया को यूरोप के साथ जोड़ना है। ऐसे में देयर आर टू कंट्रीज, वन इज साइप्रस, सेकेंड वन इज आपका क्रोएशिया, जो आईमैक के लिए जंक्शन का काम कर सकते हैं। तो साइप्रस की विजिट भी मेनली इसी के लिए है ना, और क्रोएशिया की विजिट भी इसके लिए है कि, है ना, कि क्रोएशिया को भी आईमैक का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे कंट्री हैं बट स्ट्रेटेजिकली इनकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के आईमैक प्रोजेक्ट के लिए। खास करके तब जब इजराइल की वजह से, है ना, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है ना, अब ईरान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं, हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, इसकी वजह से आईमैक में डिलेज हो रहे हैं। तो इंडिया जो इजराइल को छोड़ के, इजराइल को आईमैक से बाहर नहीं निकालना है ना, बट इजराइल में जब तक पीस एस्टेब्लिश नहीं हो जाती तब तक जो बाकी के इशू हैं, बाकी कंट्रीज के साथ जो इशू है उनको सुलझा लेना चाहता है, ताकि, है ना, जब इजराइल में पीस हो तो क्या किया जा सके, इस आईमैक को बहुत तेजी से पूरा किया जा सके। ठीक है, इसमें दो तरह के रूट होंगे, सी रूट, जैसे मुंबई और गुजरात से सी रूट, है ना, मुंबई और गुजरात को सी रूट के थ्रू किससे जोड़ा जाएगा? यूएई से। फिर लैंड रूट, रेल रूट के थ्रू, है ना, सऊदी अरेबिया में एंटर हो जाएगा, इजराइल तक जाएगा। फिर उसके बाद सी रूट स्टार्ट हो जाएगा, ये निकोशिया होता हुआ या क्रोएशिया होता हुआ या डायरेक्ट ग्रीस होता हुआ पूरे के पूरे यूरोप में क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। तो मेन पर्पज ये है क्रोएशिया को विजिट करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इमेज। सेंटर सेटअप पैनल टू फ्रेम एयर क्रैश रिस्पॉन्स गाइडलाइन। तो अभी 12 जून को हमारी इंडियन एविएशन हिस्ट्री में सबसे पेनफुल एक्सीडेंट हुआ, है ना, एक प्लेन जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, वो टेक ऑफ करने के 40 सेकंड बाद क्रैश हो गया। ठीक है, इसमें 242 मेंबर्स थे, सिर्फ एक सरवाइव कर पाया, बाकी 241 लोग इस क्रैश में मारे गए। इसके अलावा जहां ये क्रैश हुआ वो एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, बॉयज हॉस्टल। तो बहुत सारे लोग वहां भी इंजर्ड हुए हैं, बहुत सारे लोगों की वहां भी डेथ हुई है। तो इसी चीज को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके थ्रू एक कमेटी बनाई गई है इन द चेयरमैनशिप ऑफ होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी इस कमेटी को लीड करेंगे और इस कमेटी का जो पर्पज है वो क्या है? इस कमेटी का जो पर्पज है वो है कि ऐसे एसओपीज बनाए जाएं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाएं, है ना, जो कि इस तरह के प्लेन क्रैशेस को क्या या तो प्रिवेंट कर सकें या फिर हैंडल कर सके। यानी कि इस तरह के प्लेन क्रैशेस से बचा जा सके या फिर अगर ऐसे प्लेन क्रैशेस हो जाएं तो इनको हैंडल किया जा सके। ठीक है, जो एजेंसियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसियां हैं, उनको कैसे मिशन मोड में लाया जाए कि जैसे ही कोई प्लेन क्रैश हुआ, है ना, इतने कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें वो एजेंसियां, क्विक मैनर में, इतने क्विक मैनर में, इतने कोऑर्डिनेटेड मैनर में कि जो लॉस है, ह्यूमन लॉस, वो कम से कम क्वांटिटी में हो पाए।
ये मेन पर्पज है इस कमेटी का। इस कमेटी का बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ये किसी को सब्स्टिट्यूट करने वाली है, ना किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद करने वाली है। इसका पर्पज सिर्फ इतना है ना, कि इसको गाइडलाइंस प्रिपेयर करनी है ताकि इस तरह के जो एयरप्लेन क्रैशेस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, या फिर अगर ऐसे जो एयर क्रैशेस हैं वो हो जाते हैं तो उनको क्या किया जा सके, है ना, सेफली क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके। ठीक है, और होम सेक्रेटरी इसको चेयर करने वाले हैं और 3 महीने का 3 मंथ का टाइम दिया गया है टू सबमिट द रिपोर्ट। ठीक है, अपने ये कमेटी अपने, है ना, अपनी फाइंडिंग्स में, अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगी, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से मिलेगी, चाहे एसडीआरएफ हो जाए, और जो एजेंसियां हैं जो इस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट में साथ मिलकर काम करती हैं, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती हैं, ऐसे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बात की जाएगी, है ना, एक कॉमन सॉल्यूशन निकाला जाएगा, सजेशंस लिए जाएंगे। इसके अलावा जो पायलट होते हैं, प्लेन के जो पायलट होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, उनसे भी सजेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनाने का काम किया जाएगा इस कमेटी के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा गाइडलाइंस को परफेक्ट बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर हमें फॉरेन एजेंसी से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेनी पड़ती है तो हमें लेना चाहिए। द कमेटी विल आल्सो कोलैबोरेट विद रेलेवेंट इंटरनेशनल एजेंसीज इफ नेसेसरी। ठीक है, तो देखते हैं 3 महीने बाद क्या इसकी फाइंडिंग्स में आता है, और जो तब तक जो AI-171 है, इसका जो ब्लैक बॉक्स है उसको भी डिकोड कर लिया जाएगा और उससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे इस कमेटी को गाइडलाइंस बनाने में, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनाने में एक हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तेहरान विल वार्न इफ सिविलियन आर हिट, इजराइल वॉर्न्स ईरान। ठीक है, तो पिछले 2 सालों से हम सुन रहे थे इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और सडनली अभी कुछ 2-3 दिन पहले ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हो गया। जो ईरान है वो एक्चुअली चाहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे, बट इजराइल नहीं चाहता, है ना। इजराइल कहता है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करने देंगे, जब भी हमें लगेगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है हम उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको बॉम्ब कर देंगे। और सेम वही करने का काम किया इजराइल ने। इजराइल ने जितनी भी इनकी न्यूक्लियर साइटें हैं उनको बॉम्ब कर दिया। इसके अलावा जितनी भी मिलिट्री साइटें हैं उनको भी बॉम्ब करने की कोशिश की गई, जिससे बहुत सारे टॉप कमांडर इनके मारे गए। रिवोल्यूशनरी गार्ड जो इनकी मेन आर्मी होती है ना, जो इनके सुप्रीम लीडर को डिवोटेड होती है ना, ईरान के सुप्रीम लीडर को, उसके चीफ मारे गए। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया, लगभग 250 रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। ठीक है, कुछ जो ड्रोन है वो आयरन डोम जो कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सैबोटाज कर दिया, रोक लिए, है ना। बट कुछ जो मिसाइल्स हैं, कुछ ड्रोन्स हैं, उन्होंने हिट किया इजराइल के लैंड को। उसी पर इजराइल का ये स्टेटमेंट आया है कि अब तेहरान विल बर्न, तेहरान मतलब ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है। उन्होंने कहा कि तेहरान को हम क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे। बर्न करने का मतलब क्या होता है कि बॉम्बिंग, हैवी बॉम्बिंग कर देंगे अगर हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की गई तो। ठीक है, इजराइल ऑन सैटरडे वॉर्न ईरान अगेंस्ट टारगेटिंग Israeli civilians, saying that Tehran will warn if attack continue, and added that it now had control of the airspace till Tehran. ठीक है, तो क्लियर वार्निंग दी है। बाकी अब क्यों इजराइल ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप नहीं करने देना चाहता? नॉर्थ कोरिया को तो डेवलप करने थे, नॉर्थ कोरिया से तो कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान ने भी डेवलप कर लिया, है ना। तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे, है ना। इसका थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसे बहुत आसानी से नहीं समझा सकता। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है कि कभी भी एक दूसरे को बॉम्ब करने लगते हैं, तो ये हम एक कल सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इजराइल की जो कैपिटल है वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इजराइल की कैपिटल क्या है। ठीक है,
और ईरान की करेंसी भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये देख सकते हैं मैप, ईरान और इजराइल। चलिए नेक्स्ट, 3 वुमेन अमंग 4 माओइस्ट किल्ड इन ऑनगोइंग ऑपरेशन इन एमपीज बालाघाट। ठीक है, अभी तक जो नक्सल इनकाउंटर्स थे वो छत्तीसगढ़ में चल रहे थे और आई थिंक छत्तीसगढ़ से नक्सल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नाउ द एनकाउंटर एरिया मूव टू द मध्य प्रदेश, एमपी। तो यहां पर बहुत सारे इनकाउंटर हो रहे हैं और कल भी इनकाउंटर हुआ है जिसमें 4 माओइस्ट जो नक्सली है वो मारे गए हैं और इनके साथ 3 वुमेन, बट वैसी बात है इनके साथ ही होंगी, फीमेल नक्सल्स होंगी, है ना, उनको भी मार गिराया गया है। इस पर अब जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एंड कन्विक्शन जताया है कि जो डेडलाइन हमने तय की है, हमारी डेडलाइन क्या है, ऑफिशियल डेडलाइन मार्च 2026। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट कहती है कि मार्च 2026 तक हम क्या करेंगे, वाइप आउट कर देंगे नक्सल को। जो नक्सलिज्म है वो इंडिया से वाइप आउट हो जाएगा, यानी कि इंडिया के लिए क्या बन जाएगा, ये एक हिस्ट्री बन जाएगा कि नक्सलिज्म जैसी कोई चीज हुआ करती थी। ठीक है, और इसे देख के लगता भी है जनवरी से बहुत सारे इनकाउंटर हो चुके हैं जिसमें अप्रॉक्स 1000 नक्सलीज को मारा गया। और इस बार सिर्फ नक्सल, कॉमन नक्सल्स को टारगेट नहीं किया गया, नक्सल कमांडर्स को टारगेट किया गया, नक्सल कमांडर्स को टारगेट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अरुणाचल डिक्लेयर 2025-35 एज डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर, है ना, अरुणाचल प्रदेश है ना, हमारा 7 सिस्टर्स का स्टेट, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो 2025 से लेके 2035 तक का जो टाइम है, जो डिकेड है, उसको डिक्लेयर कर दिया है डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। और इन्होंने टारगेट तय किया है कि इन 10 सालों में हमें जो स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसका पोटेंशियल कितना बढ़ाना है, कितने तक पहुंचाना है, 58,000 मेगावाट तक, 58,000 मेगावाट तक। क्योंकि देखो अरुणाचल प्रदेश स्लोप पे है। ठीक है, बहुत सारी रिवर अरुणाचल प्रदेश से, चाइना से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती हैं। ठीक है, तो इनके फ्लो को का फायदा उठा के क्या जनरेट की जा सकती है, हाइड्रो पावर जनरेट की जा सकती है। तो इसी प्लान को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू सर, उन्होंने डिक्लेयर किया है 2025 से लेके 35 को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए तो आज के द हिंदू में इतना ही, मिलते हैं कल यानी कि 16 जून के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।